नमस्कार, मेरा नाम दुर्गानंद दुर्गे है। मैं यहाँ योग शिक्षक हूँ। आप सभी का स्वागत है सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योगा साइंसेज में। आज का मेरा टॉपिक है ऋतुचर्या। ऋतुचर्या क्या है, ऋतु कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज हम बातें करेंगे। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक करें। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, ऋतुचर्या। ऋतुचर्या ऋतु के अनुसार किए जाने वाला चर्या ऋतुचर्या है। किस ऋतु में हम क्या चर्या करेंगे, क्या उस ऋतु के अनुसार आहार लेंगे, हमारे दिनचर्या क्या होगी, इसी के बारे में इस सब में पढ़ाया जाएगा। तो ऋतु के अनुसार किए जाने वाली चर्या ऋतुचर्या कहलाता है, जिसमें चर्या का तात्पर्य है उचित आहार विहार। अब प्रश्न उठता है कि ऋतु कितने हैं? तो ऋतु 6 हैं। 6 ऋतु का वर्णन है, जो कि मास से प्रारंभ करके दो मासों को मिलाने पर क्रमशः शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ये 6 ऋतु कही गई है। उसमें से शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये जो 3 ऋतुएं हैं वो उत्तरायण है। इसी को आदान काल कहते हैं। इस काल में सूर्य तीक्ष्ण होता है, तीव्र होता है, जिससे हमारे बल की हानि होती है। इसके बाद आता है वर्षा, शरद, हेमंत। ये 3 ऋतुएं हैं। इसको दक्षिणायन में रखा जाता है। इसे विसर्ग काल भी कहते हैं। इसमें चंद्रमा की प्रधानता होती है और इसमें मनुष्य का बल बढ़ता है। ऋतुओं के संबंध में कुछ आवश्यक जानकारी। ऋतु का विचार भारत में मास राशि और ऋतु के स्वरूप के अनुसार किया जाता है। इन तीनों का संबंध एक तालिका में हम स्पष्ट कर सकते हैं। एक तालिका के द्वारा मास और राशियां। शिशिर ऋतु का मास माघ एवं फाल्गुन एवं राशियां उनकी मकर एवं कुंभ है। वसंत का चैत्र एवं वैशाख और उनकी राशियां मीन एवं मेष है। ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ एवं आषाढ़, उनकी राशियां वृष एवं मिथुन है। और वर्षा ऋतु श्रावण एवं भाद्रपद, राशियां कर्क एवं सिंह है। इसी प्रकार शरद ऋतु का अश्विन एवं कार्तिक मास है और ऋतु है कन्या एवं तुला। इसके बाद अंत में आता है हेमंत ऋतु, जिनके मास हैं मार्ग, शीर्ष एवं पौष और राशियां हैं वृश्चिक एवं धनु। अब बल के दृष्टि से हम ऋतु की बात करें तो हेमंत और शिशिर में मनुष्य का बल श्रेष्ठ होता है। हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में मनुष्य का बल श्रेष्ठ होता है और वर्षा और ग्रीष्म में बल न्यून होता है तथा शरद और वसंत में बल मध्यम होता है। तो ये चीज हमें याद रखनी वाली बात है कि 6 ऋतुओं में जो आपके हेमंत और शिशिर ऋतु है, जो प्रायः शरद ऋतु के बाद हेमंत आती है, इसके बाद शिशिर आता है, उसमें आपका बल सबसे बढ़ा हुआ होगा। वर्षा और ग्रीष्म में आपका बल न्यून होगा और शरद और वसंत में आपका बल मध्यम होता है। दोषों के आधार पर अगर ऋतु की बात करें तो वसंत में सबसे ज्यादा, अगर हम कहें त्रिदोष होते हैं कफ पित्त वात, तो सबसे ज्यादा कफ किस ऋतु में कुपित होता है तो उस ऋतु का नाम आएगा वसंत ऋतु। सबसे ज्यादा पित्त किस ऋतु में कुपित होता है
तो होगा शरद ऋतु। और सबसे ज्यादा वात किस ऋतु में कुपित होता है, तो होगा वर्षा ऋतु। जो अभी का समय है वो वर्षा ऋतु का है, उसमें कफ हमारा वात सबसे ज्यादा कुपित होता है। अब हम जानेंगे कि ऋतुओं में किस ऋतु में कौन सा दोष संचय होता है, संचय मतलब जमा होता है, किस ऋतु में कौन सा दोष प्रकोप होता है, प्रकोप का अर्थ होता है कि कुपित होना, उस दोष का खराब होना जिससे आपको रोग पैदा होते हैं, और किस ऋतु में कौन सा दोष शांत होता है, उपशम होता है। उपशम का अर्थ शांत होना होता है। तो सामान्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में वायु का संचय होता है और वर्षा ऋतु में वायु का प्रकोप होता है और शरद ऋतु में वायु शांत होते हैं, उपशम होता है। जैसे अभी वर्षा ऋतु चल रही है, वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा कौन सा दोष कुपित होता है, तो वात दोष। तो वह जिस ऋतु में जो दोष कुपित होगा उससे पहले वाले ऋतु में वो जमा होगा। तो वर्षा ऋतु से पहले वाला ऋतु कौन था, ग्रीष्म। तो ग्रीष्म ऋतु में दोष जमा होंगे और वर्षा ऋतु में कुपित होंगे, और उसके बाद वाले ऋतु में वो शांत हो जाता है। वो एक प्रकृति का नियम है, ऋतुओं का एक प्रकृति के आधार पर एक सिस्टम बना है। तो अगर वर्षा ऋतु में वात कुपित होता है तो उससे पहले वाला ऋतु अर्थात ग्रीष्म ऋतु में वो संचय होगा, और उसके बाद वाले ऋतु में शांत होगा, यानी वर्षा के बाद वाले ऋतु शरद ऋतु में शांत होता है। इसी प्रकार पित्त का वर्षा में संचय, शरद में प्रकोप एवं हेमंत में उपशम यानी शांत होता है। इसी प्रकार कफ का शिशिर में संचय, वसंत में प्रकोप तथा ग्रीष्म में उपशम या शांत होता है। अब जो हमने ऋतुओं के अनुसार दक्षिणायन और उत्तरायण के गुण और लक्षण किए, उसको एक टेबुलेशन फॉर्म में आप देख सकते हैं। जो ऋतु को मैंने बताया कि संचय, कुपित और शांत, उसको एक टेबुलेशन के फॉर्म में आप देख लें। वात दोष है ग्रीष्म ऋतु में संचय, वर्षा ऋतु में कुपित और शरद ऋतु में शांत होता है। समझने के दृष्टिकोण से बड़ा ही अच्छा है। पित्त दोष है वर्षा में संचय होगा, शरद में कुपित होंगे और हेमंत में शांत होंगे। उसी प्रकार कफ दोष है हेमंत में संचय, शिशिर में कुपित और वसंत में शांत होंगे। कुछ प्रमुख तथ्य जो पंच महाभूत के गुण हैं उसके आधार पर उसको जानना जरूरी है। ऋतु के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार आपको लिए सहयोगी होगा। जैसे पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व भारी होता है, जल तत्व स्निग्ध होता है, अग्नि तत्व तीक्ष्ण होता है, वायु तत्व रुक्ष व आकाश तत्व लघु होता है। चूंकि उसके आधार पर ऋतु के अनुसार हम आहार का चयन कर सकते हैं, इसीलिए इसको थोड़ा सा बताना आवश्यक था। अब चूंकि ऋतु में हमारे किस तरह का ऋतुचर्या का तात्पर्य हमने दिनचर्या और फिर दिनचर्या के साथ साथ जो आहार है उसमें में भी किस तरह का दिनचर्या हो, किस तरह का आहार हो, ये सारा प्रकरण हम ऋतुचर्या के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसीलिए षड रस का भी इसमें वर्णन है। तो षड रस के बारे में जानना आवश्यक है। आहार के दृष्टिकोण से 6 रस निम्नलिखित हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। रसों में तत्वों की उत्पत्ति को थोड़ा सा जान लेना आवश्यक है। मधुर में पृथ्वी और जल तत्व है, अम्ल में पृथ्वी और अग्नि तत्व है, लवण में जल और अग्नि तत्व है, कटु में आकाश और वायु तत्व है, तिक्त में वायु और अग्नि तत्व है, कषाय में पृथ्वी और वायु तत्व है। ऋतु के अनुसार यह जानकारी बड़ा ही आवश्यक थी। अब हम 6 ऋतु के बारे में वर्णन किया, तो सर्वप्रथम 6 ऋतुओं में वर्षा ऋतु के बारे में हम वर्णन करेंगे।
सामान्य रूप से वर्षा ऋतु का जो मास है वो वर्षा ऋतु का श्रावण एवं भाद्र पक्ष, जो अंग्रेजी महीने के अनुसार देखें तो जुलाई एवं अगस्त, ये जो महीने हैं वो वर्षा ऋतु का माना जाएगा। तो वर्षा काल में जैसे पहले ही बताया वायु प्रबल होती है, अतः वायु शांति के लिए हमें किस तरह का आहार लेना चाहिए जो मधुर हो, अम्लयुक्त हो और लवण हो, तीनों रसों से युक्त आहार का सेवन। जो इस ऋतु में तीनों रसों से युक्त आहार के सेवन से आपका वायु शांत होगा, उससे जो कुपित हुआ है, वायु डिस्टर्ब हुआ है, वो वायु स्थिर बनेगा। इसके बाद वर्षा ऋतु का रोग, कि वर्षा ऋतु में किस तरह का रोग हो जाता है, हमारे शरीर किस तरह से विकृत हो जाती है, हमारे शरीर में किस तरह की परिस्थितियां आ जाती है, उसको जानना है। पाचन कमजोर हो जाता है। जब पाचन कमजोर होगा तो हमारा आहार कैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए। शरीर में कमजोरी आना, रक्त विकार, वायु दोष, जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। जिनको अर्थराइटिस इत्यादि के जो पेशेंट हैं वर्षा ऋतु में, उनको ये समस्या बढ़ जाती है। इसके बाद त्वचा का विकार, दाद, खाज, खुजली, ये सब बढ़ जाता है। मलेरिया, विषम ज्वर, वायरस एवं जीवाणु जन्य रोग, ये सब वर्षा ऋतु के रोग हैं। वर्षा ऋतु में सेवन करने योग्य आहार विहार है, जैसे पुरातन धान्य, जौ, गेहूं का सेवन, स्नेह युक्त भोजन, दूध और घृत का, लेकिन घृत का प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में न करें, हल्का मात्रा में। आकाश, वर्षा का पानी, जो आकाश से बरसने वाला पानी है, जो वर्षा का पानी है, वो आकाश का जल जो है सबसे उत्तम माना जाता है जलों में। इसके बाद कुएं का जल और गर्म जल, जिनको वात विकृति हो, वात प्रबल हो, वैसे भी गर्म जल का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जब जल को हम गर्म करते हैं तो हल्का हो जाता है, सुपाच्य हो जाता है और उसमें जो बैक्टीरिया इत्यादि है उसका शमन होता है। अतः इस तरह का जल वर्षा ऋतु में बड़ा ही उपयुक्त है। वात विकार बढ़ने पर गर्म जल का प्रयोग बड़ा ही उपयुक्त होगा, और वात विकार जिनको नहीं बढ़ा हुआ है तो हितकर होगा कि गर्म जल का या एक बार उबाला हुआ जल का प्रयोग आप करें। पुराने शहद और मुनक्का का सेवन बड़ा ही लाभप्रद है। वमन, विरेचन, स्थापन वस्ती हितकारी है। मधुर, अम्ल व लवण युक्त आहार जो पहले हमने वर्णन किया, और भोजन में, अपने आहार में इस समय शहद का प्रयोग अवश्य करें, और ये बड़ा ही उपयोगी होता है। इसके बाद कुछ औषधि है, पिपली, पिपली मूल, छब्य, चित्रक, शोंठ से को मिलाकर बना हुए छोड़ने का प्रयोग बड़ा ही अग्नि के लिए हितकर होता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में आपकी अग्नि कमजोर होती है और उसके मिश्रण का अगर यूज किया जाए तो बड़ा ही हितकर होगा। सुगंधित द्रव्य का प्रयोग, नश्य का, नाक में, जैसे दिनचर्या प्रकरण में, इससे पहले वाले वीडियो में हमने नश्य की बात की, जो नाक में तेल, घृत, बादाम, रोगन इत्यादि का प्रयोग करना नश्य है। सामान्य रूप से ऐसा समझे आप, तो इसका प्रयोग करना वर्षा ऋतु में काफी लाभप्रद है। अब हम चर्चा करते हैं शरद ऋतु। अब हम चर्चा करते हैं शरद ऋतु का। तो शरद ऋतु, वर्षा के बाद शरद ऋतु का प्रारंभ होता है। शरद ऋतु का समय मुख्य रूप से आश्विन एवं कार्तिक का मास माना गया है। आश्विन एवं कार्तिक मास इंग्लिश महीने के अनुसार सितंबर और अक्टूबर के महीने को शरद ऋतु के अंतर्गत रख सकते हैं। शरद ऋतु जैसे पहले ही बताया पित्त प्रधान होता है, और उसके प्रधान जो रोग होते हैं जैसे बुखार, नक्सीर, नाक से ब्लड आना, शरीर में जलन, सिर दर्द, चक्कर, अम्लपित्त व त्वचा विकार हो जाता है, कब्ज, अरुचि इत्यादि की समस्या आ जाती है। इस ऋतु में हितकर आहार
और हितकर विहार के बारे में हम विचार करेंगे। शरद ऋतु में मधुर कषाय तिक्त रस युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। शरद ऋतु में मधुर कषाय और तिक्त युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। स्नेह युक्त आहार जैसे घृतादि, चूंकि पित्त जो है अग्नि प्रधान है, पित्त का संबंध अग्नि से है और घृत पित्त को शमन करता है, इसलिए स्नेह युक्त आहार घृत का प्रयोग इस ऋतु में अगर अपने भोजन में तेल के स्थान पर घृत का प्रयोग करें तो ज़्यादा उत्तम है। लघु आहार दूध, शक्कर, गुड़, नमकीन का सेवन, गेहूं, यव, मूंग, चावल का प्रयोग इत्यादि बड़ा ही लाभदायक है। कपूर, चंदन इत्यादि का प्रयोग। और रात्रि के प्रथम भाग अर्थात रात्रि के प्रथम भाग में चांदनी में सोना यानी खुले छत में सोना बड़ा ही लाभप्रद माना गया है। पुष्प, माला और निर्मल वस्त्रों का धारण करना बड़ा ही हितकर माना जाता है। इस ऋतु में जो शोधन की क्रिया है उसमें विरेचन है, रक्त मोक्षण है। जो दूषित रक्त है उसको शरीर से अलग अलग विधि से बाहर निकाला जाता है, उसको रक्त मोक्षण कहते हैं आयुर्वेद में। तो इस ऋतु में बड़ा ही हितकर है। अब शरद ऋतु में अहितकर आहार विहार क्या है? शरद ऋतु में व्यायाम, अत्यधिक व्यायाम, अम्ल, कटु पदार्थों का सेवन वर्जित है। दिन में सोना और धाम का सेवन यानी कि घूमना वर्जित है। अत्यधिक भोजन, दही, तेल व वसा का प्रयोग ना करें। धूप का सेवन ना करें। पूर्व दिशा से बहने वाले वायु का सेवन ना करें। यह शरद ऋतु में जो करणीय आहार विहार है उसके बारे में मैंने बताया। अब आती है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु शरद ऋतु के बाद, अभी वर्षा ऋतु चल रही है, वर्षा के बाद शरद, शरद के बाद हेमंत ऋतु। उसका मास है मार्ग शीर्ष एवं पौष मास माना गया है, जो नवंबर और दिसंबर के महीने में जहां थोड़ी सी ठंड शुरू हो जाती है। हेमंत ऋतु के रोग, वातज रोग, वात श्लेष्मी के रोग, लकवा, दमा, पाँव में विवाय फटना, जुकाम आदि रोग हो सकते हैं हेमंत ऋतु में। तो इस ऋतु में हम किस तरह का आहार विहार का सेवन करें? सर्वप्रथम मधुर, अम्ल, लवण, रसयुक्त आहार का सेवन बड़ा ही हितकारी है। शरीर में तेल की मालिश करना चाहिए और घूमना बड़ा ही हितकर है। घूमना, धाम जाना, जो आपको धार्मिक स्थान है वहाँ पर घूमना भी बड़ा हितकर है। इस ऋतु में, हेमंत ऋतु में यात्रा के का हमारा प्रारंभ करना चाहिए। गेहूँ, शाली, चावल, उड़द हितकर है। ईख से बने पदार्थ, नमकीन, तिल, ये सब हेमंत ऋतु में बड़ा ही हितकर आहार है। और लगभग शरद ऋतु को छोड़ करके जो वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु प्रारंभ होती है, उसमें अगर पित्त बढ़ा हुआ हो तो हम नॉर्मल पानी का प्रयोग करते हैं। परंतु शरद ऋतु के बाद हेमंत, शिशिर और वसंत, ये 3 महीने हमें गर्म जल, और वर्षा, ये 4 महीने हमें गर्म जल का प्रयोग या उबाले हुए जल का प्रयोग बड़ा ही हितकर है। इसके साथ साथ हेमंत ऋतु में कस्तूरी, केसर, चंदन का प्रयोग बड़ा उत्तम माना जाता है। ये सुगंधित पदार्थ है, उससे शरीर के साथ साथ मन हमारा प्रसन्न बना रहता है और मन के प्रसन्नता से हमारे शरीर स्वस्थ रहता है। मानसिक शरीर और शारीरिक शरीर भी स्वस्थ बना रहता है। मोटे तथा गर्म ऊनी वस्त्र का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है, चूँकि ठंडा शुरू हो जाती है, उसके अनुसार से गर्म वस्त्रों का प्रयोग प्रारंभ हो जाते हैं। हेमंत ऋतु में अहितकर आहार विहार, लघु एवं शीतल आहार वर्जित है। भूखा पेट एवं अधिक उपवास वर्जित है।
शीतल वायु का प्रयोग ना करें, दिन में शयन ना करें। अब हेमंत के बाद शिशिर ऋतु, पूरी ठंड लगने वाली स्थिति होती है, ठंड अपनी प्रबल स्थिति में होता है। ये माघ एवं फाल्गुन का महीना होता है, जनवरी फरवरी का महीना होता है। शिशिर ऋतु के रोग हैं आपको अधिक भूख लगना, ओठ त्वचा तथा बीवाई फटना, सर्दी, त्वचा का रूखापन, लकवा, बुखार, खांसी, दमा आदि रोग शिशिर ऋतु में होते हैं। शिशिर ऋतु में हितकर आहार विहार है। इस ऋतु में हेमंत ऋतु के अनुसार ही आहार विहार का पालन करना चाहिए। स्नेह युक्त मीठा भारी भोजन, इच्छित आहार का सेवन, सूखे में और इससे बने हुए पदार्थों का सेवन, विभिन्न प्रकार के मेथी और गोंद से बने हुए लड्डू का सेवन बड़ा ही हितकर है, क्योंकि ये हमारे शरीर को गर्म रखता है और बलदायक है, पुष्टिदायक है। पुष्टिकारक एवं बल को वृद्धि करने वाला जो आहार है, इस तरह का आहार का सेवन करना चाहिए। अश्वगंधा, बादाम पाक, इस सब का सेवन हमारे इस ऋतु में बड़ा ही उपयोगी है। धूप का सेवन, मालिश, व्यायाम, गर्म पानी से स्नान, ऊनी एवं गहरे रंग का कपड़े का प्रयोग, ये सब बड़ा हितकर आहार विहार है शिशिर ऋतु के लिए। तो इन सब चीज़ों को शिशिर ऋतु में अवश्य ध्यान देना चाहिए। शिशिर ऋतु में जो अहितकर आहार विहार है वह है शीतल पेय, जैसे शरबत इत्यादि का प्रयोग ना करें, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि का प्रयोग वैसे भी किसी ऋतु में ना करें। जो केमिकल युक्त पेय है उसका प्रयोग वर्जित है, आयुर्वेद में वर्जित माना गया है। जो हम पेय बनाते हैं शीतल युक्त पेय, उसका प्रयोग ग्रीष्म ऋतु में जो मैंने बताया है, शिशिर ऋतु में शीतल पेय का प्रयोग वर्जित है। कटु, तिक्त एवं कषाय आहार का अधिक प्रयोग ना करें। शीतल वायु का सेवन अहितकर है, दिन में शयन ना करें। ये आहार विहार का विशेष रूप से ध्यान देना है कि इस तरह के आहार विहार अहितकर होगा शिशिर ऋतु में। अब आती है वसंत ऋतु का। तो वसंत ऋतु बड़ा ही अच्छा ऋतु है। उसमें ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इसका महीना चैत्र एवं वैशाख का महीना है। मार्च और अप्रैल के महीना आप मान सकते हैं। मार्च और अप्रैल अंग्रेजी महीने के अनुसार। वसंत ऋतु के रोग हैं, उसमें कफ से संबंधित रोग सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि पूर्व में मैंने बताया कि वसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा कफ कुपित होता है। सबसे ज़्यादा कफ कुपित किस ऋतु में होगा? तो वसंत ऋतु में। सबसे ज़्यादा पित्त कुपित किस ऋतु में होगा? तो शरद ऋतु में। सबसे ज़्यादा वात किस ऋतु में कुपित होगा? तो वर्षा ऋतु में। ये मुख्य बात याद रखिए। इस ऋतु के रोग हैं खांसी, सांस, बदन दर्द, अरुचि, भारीपन, भूख में कमी, कब्ज, कफजन्य विकार आपको प्रभावित करता है। वसंत ऋतु में जो हितकर आहार है वह है रुक्ष, कटु, रसयुक्त तथा हल्के पदार्थों का भोजन हितकर है। गेहूं, अनेक प्रकार के चावल, यव, मूंग, केसर और अगर का लेप काफी हितकर है। शहद का प्रयोग हरर के साथ, हरर आती है, हर्रे भी कहते हैं, हरर भी कहते हैं, तो शहद का प्रयोग हरर के साथ वसंत ऋतु में उत्तम माना जाता है। और इस ऋतु में हमारे योग के परंपरा में भी, योग के ग्रंथों में भी शरद ऋतु और वसंत ऋतु दो ऐसे ऋतु हैं जिसमें योग आरंभ कर सकते हैं। योग आरंभ का वही दो समय माना गया है। तो वसंत ऋतु भी आपको अभ्यास के लिए योग के दृष्टिकोण से भी, और जो इस ऋतु में अत्यधिक अभ्यास को बढ़ाना चाहते हैं, तो अभ्यास बढ़ाने का जो ऋतु है वह वसंत है और शरद है।
दो ही ऋतु में अभ्यास को बढ़ाएं, शेष ऋतुओं में अपने अभ्यास को मेंटेन करें, यानी अत्यधिक ना बढ़ाएं। यही दो ऋतु है वसंत और शिशिर, जिसमें अपने अभ्यास को शारीरिक तौर पर बढ़ा सकते हैं। इसमें कई तरह के जो व्यायाम करना चाहे व्यायाम कर सकते हैं। उपटन लगाना, जो कफनाशक उपटन है उसका प्रयोग बहुत ही अच्छा है, और कफ नाशक औषधि से कुल्ला करना, उसमें कई तरह की काष्ठ औषधि मिला के पानी में उबाल के फिर कुल्ला करने से जो कफ होता है, जो गर्दन इत्यादि में, उस सब का कफ बाहर निकल जाता है, कफ दोष दूर हो जाते हैं। कुंजल ववन व नस्य, नाक में मैंने कहा इस ऋतु में सरसों का तेल, कड़वा तेल जिसको बोलते हैं, सरसों का तेल बड़ा ही हितकर है और कफ को दूर करता है, गर्म प्रवृत्ति होती है। तिल का तेल नासिका में डालने से बड़ा ही उत्तम। दिनचर्या प्रकरण में मैंने नशे के बारे में बताया कि नशे का प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे। 13 ऐसे स्थान बताए गए हैं जब जब आप नशे का प्रयोग कर सकते हैं। बाग बगीचों में, इसके साथ साथ वसंत ऋतु में भ्रमण का तो हर ऋतु में बड़ा महत्व है, परंतु बारिश के कारण और कुछ ऐसे ऋतुएं हैं जिसमें भ्रमण को थोड़ा सा हम मना करते हैं। बाकी वसंत ऋतु में भ्रमण बड़ा ही उत्तम रहेगा। और वसंत ऋतु में अहितकर आहार विहार, वसंत ऋतु में अहितकर आहार विहार में मीठा, खट्टा, स्निग्ध एवं दही, ये आहार वर्जित करें। दिन में सोना, ओश में सोना, ये सब वसंत ऋतु में वर्जित आहार विहार है। अब आता है बारी वसंत के बाद ग्रीष्म प्रारंभ होती है, गर्मी प्रारंभ होती है, और इस ऋतु का जो मास है वो ज्येष्ठ एवं आषाढ़ मास माना गया। मई जून का महीना होता है जिसमें सूरज की किरणें बहुत ही प्रखर होती है। इस ऋतु का रोग है रूखापन व कमजोरी, लू लगना, खसरा, चेचक, उल्टी, दस्त, ज्वर, नक्सीर इत्यादि इस ऋतु के रोग हैं। ग्रीष्म ऋतु में हितकर आहार विहार, ग्रीष्म ऋतु में मधुर, स्निग्ध, शीतल व हल्के आहार का सेवन करना चाहिए। चीनी मिले हुए दूध का प्रयोग करना चाहिए। शाली धान्य, चांदनी रात में सोना, दिन में सोना अहितकर है। चंदन लगाना, शरबत पीना हितकर है। नमकीन तथा अम्ल रस युक्त द्रव्यों का सेवन बड़ा ही हितकर माना जाता है। धूप में घूमना, क्रोध, मिर्च मसाले इत्यादि का त्याग करना चाहिए। सिर को सूती कपड़े से ढकना चाहिए या डायरेक्ट सिर पर धूप न लगे, इसका बचाव का उपाय छाता इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। ये सब ग्रीष्म ऋतु में ये सब मुख्य बातें हैं और उन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो मुख्य रूप से हमने शरद ऋतु के बारे में वर्णन किया। शरद ऋतु के बारे में हमने वर्णन किया। 6 ऋतु में कौन सा हितकर आहार विहार है, इसके बारे में आपको बताने की कोशिश की। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर हम ध्यान देंगे कि ऋतुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। कफ दोष सबसे ज़्यादा वसंत ऋतु में होता है। पित्त दोष सबसे ज़्यादा शरद ऋतु में होता है। वात दोष सबसे ज़्यादा वर्षा ऋतु में होता है। सबसे प्रबल अग्नि हेमंत ऋतु में होती है। जो आपको शरद ऋतु के बाद हेमंत प्रारंभ होता है, वो बल के दृष्टिकोण से हेमंत और शरद, ये 2 ऋतुएं बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उसमें अधिक से अधिक भोजन का डाइजेशन होता है। बलवर्धक आहार, मोदक, लड्डू इत्यादि का प्रयोग बड़ा ही हितकर माना। सबसे मंद अग्नि वर्षा ऋतु में होती है, इसलिए वर्षा ऋतु का आहार हल्का होना चाहिए, गर्म होना चाहिए।
यानी कि गर्म मतलब गर्म गर्म भोजन, उष्ण होना चाहिए, गर्म पानी इत्यादि की जो पहले हमने बात की। और लास्ट में छठा पॉइंट है योग आरंभ का समय शरद ऋतु और वसंत ऋतु में ही करना चाहिए। ये आपके यौगिक टेक्स्ट के अनुसार बताया गया है। इसके साथ साथ ऋतु संधि की चर्चा हम करते हैं। जो ऋतुएं प्रारंभ होती है, ऋतु जो चल रही है, जब वो समाप्त होती है तो समाप्त होने के अंतिम पहले सप्ताह और नए ऋतु के प्रारंभ होने के पहले सप्ताह यानी 14 दिन का जो काल होता है उसको ऋतु संधि कहते हैं। ऋतु संधि का महत्व इस दृष्टि से है कि जो चल रही ऋतु है उसमें जिस आहार विहार का प्रयोग हम करते हैं, अंतिम सप्ताह में धीरे धीरे ये आहार छोड़ते हुए जो नए ऋतु प्रारंभ होने वाली है उस ऋतु के अगले सप्ताह तक धीरे धीरे ये आहार छोड़ेंगे और नए ऋतु जो प्रारंभ होने वाली है उस ऋतु के आहार विहार को थोड़ा थोड़ा हम अंतिम सप्ताह में चल रही ऋतु का ग्रहण करेंगे। इससे क्या होगा कि एकदम से जब हम आहार विहार शुरू कर देते हैं ऋतु के अनुसार, पहले वाले ऋतु का आहार छोड़ करके नए ऋतु का एकदम से शुरू कर देते हैं तो शरीर की प्रकृति इस अनुरूप नहीं बनती। इसीलिए धीरे धीरे छोड़ना है चल रहे ऋतु का आहार विहार और आने वाले ऋतु का आहार धीरे धीरे प्रारंभ करना है। और चल रहे ऋतु के अंतिम सप्ताह और प्रारंभ होने वाले ऋतु के प्रथम सप्ताह जो होते हैं उसी के 14 दिन जो हुआ उसी को ऋतु संधि कहते हैं। अतः स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ऋतु का ज्ञान आवश्यक है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार। सर मेरा शेष